Hello students, welcome to our first year class of differential calculus। पिछले टर्न पर आपको रो के लिए एक्सप्रेशंस निकाल के दिखाया गया था, डेरिवेशन था और इंट्रिंसिक इक्वेशन भी हमने डिस्कस की थी। और वहाँ मैंने आपसे कहा था कि अब अपन जो है आगे रो की वैल्यू इन कार्टेशियन फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि ds/dx जो है ये दिया जाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। और s क्या था आपको ध्यान होगा, ये कर्व के अलोंग डिस्टेंस है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछला एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 पे अपन ने ला करके छोड़ा था पिछले टर्न पर। तो अब हम क्या करते हैं, इस ds/dx की वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक तथा 3 का प्रयोग 2 में करने पर। 3 तो हमने डायरेक्ट लिया और पहला आप देखेंगे पिछले लेक्चर पे इक्वेशन नंबर 2 था, इन दोनों को हम क्या में यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर रहे हैं। तो रो इज इक्वल टू ds/d साई। ये भी एक्सप्रेशन जो छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे आया हुआ है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। रो इज इक्वल टू ds/d साई होता है। तो ds/d साई की जो है हमने वैल्यू ds/dx यहाँ पर रख करके ये कैलकुलेट करी फाइनल कि ds/d साई जो है ये हमारे पास ये आ जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। तो ये रो निकालने के लिए, कर्वेचर निकालने के लिए जो है फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप देखें एक चीज़ और की गई है कि dy/dx को y1 से डिनोट कर दिया, और y1 से डिनोट करने के कारण ये एक्सप्रेशन कॉम्पैक्ट होकर के ये बन जाता। तो याद रखने के लिए ये भी एक इजी फॉर्मेट है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आगे ही कहता है क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो अपने यहाँ पे निकाली है, इसमें जो है रो का मान, रो की वैल्यू x और y अक्षों पर चयन पर निर्भर नहीं होती। ये बात समझने की कोशिश करें कि जब भी हम जो है कर्व की बात करते हैं, मोड़ की बात कर रहे हैं, तो x और y एक्सिस के चयन पे निर्भर नहीं करती। वो कर्व है, शार्प है तो शार्प होगा, चाहे x के रिस्पेक्ट में ले लो चाहे y के रिस्पेक्ट में ले लो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अब रो को अब अपन अगर मान लो x और y का विनिमय कर लेते हैं, परस्पर इनको जो है इंटरचेंज कर लेते हैं, तो क्या होने वाला है कि रो की वैल्यू उस केस में 1 + dx/dy का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 और d2x/dy स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस वाले एक्सप्रेशन में हमने जहाँ जहाँ dy था वहाँ dx रख दिया और जहाँ जहाँ dx था वहाँ dy रख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी ये वक्रता त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है और ये भी इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें और दोनों ये वाले एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह याद कर लें। क्वेश्चंस जब करेंगे तब ये काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है साहब। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो आगे आता है पैरामीट्रिक कर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन ध्यान देंगे अच्छी तरह से कि पैरामीटर एक्चुअली पहले तो समझेंगे पैरामीटर होता क्या है। तो पैरामीटर साहब ये होता है कि जब x और y का मान जो है एक सिंगल पैरामीटर या एक सिंगल चर t के फॉर्म में अगर अपन एक्सप्रेस कर सकें, है ना, तो उस t को जो कहेंगे प्राचल कहेंगे, प्राचल पैरामीटर कहेंगे। जैसे आपने जब पैराबोला पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो पैराबोला पे कोई कोऑर्डिनेट अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेने होते थे तो हम लेते थे 280 स्क्वायर। तो x बराबर 280 हो जाता था और y बराबर 80 स्क्वायर हो जाता था। यानी कि x और y दोनों का मान किस पे डिपेंड करके बदल रहा था, t पर बदल रहा था, तो वो कहलाता था वहाँ पे पैरामीटर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ये क्या है, पैरामीटर है, क्या, t। और क्या आया, x = ft एंड y = 5t। ये दो तरह की चीज़ होगी। तो जब आपको dy/dx निकालना होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो 5' अपॉन y'(f') ये आ गया। और इस चीज़ को हम जो क्या करते हैं आगे, इसको y' नाम दे लेते हैं और इसको x' नाम ले लेते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडेड f' इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, है ना। अब d2y/dx स्क्वायर अगर निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, d/dx और d। अब ये तो अपन ने एक्सप्रेशन इस वाले को इस तरह मॉडिफाई करके रख लिया। अब इसको क्या करें, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। ये रहा x डिपेंड करता है किस पे, t पे डिपेंड कर रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको पहले d/dt कर लेंगे
और वाई डैश बाई एक्स डैश इसको रख लेंगे और डी टी का एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। आगे बात समझ में? तो हमने क्या करा है, क्योंकि x t पे डिपेंड कर रहा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो जहां x का डिफरेंशियल निकाला था वहां पर t का निकाल के t का x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। बस इतना सा करा हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जब y डैश अपॉन एक्स डैश के लिए निकालेंगे डी बाई डी टी, तो इसका तरीका क्या होगा, नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें, वो ये स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर को फिक्स रखें, न्यूमरेटर का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश आ जाएगा, माइनस फिर इसको फिक्स रखेंगे और इसका डबल कर देंगे, ये जानते हैं ना आप टेक्निक, और इसको डी टी बाई डी एक्स को अपन 1 अपॉन एक्स डैश लिख दें। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 और 2 से अभिष्ट सूत्र क्या बनेगा, ये वैल्यू ही रखनी है, बस कुछ नहीं करना हमको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर हमको रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा साहब, रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश बाई एक्स डैश का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, और नीचे ये आ जाएगा, और अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये। तो ये क्या बना साहब, ये बना एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, यानी डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन डी बाई डी एक्स बाई डी टी, और ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। जहां वाई डबल डैश है तो उसका मतलब क्या निकलेगा, y का डबल डेरिवेटिव निकाला हो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और जहां x डबल डैश है वहां का मतलब क्या निकलेगा, x का डबल डेरिवेटिव निकाला हुआ t के रिस्पेक्ट में, और जहां सिंपली डैश है वहां सिंगल डेरिवेटिव निकाला हुआ किसके, t के रिस्पेक्ट में। तो ये एक फॉर्मूला दोबारा आपका तैयार हो गया रो के लिए इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ठीक है साहब। उसके बाद आगे चले, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट पे निकाल लेनी है, बस इतना सा करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, फिर p बोलते हैं, पी स्क्वायर बन जाएगा 3/2 अपॉन क्यू। क्यू क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पी तो है डी वाई बाई डी एक्स और क्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो p जब dy बाई डी एक्स है तो p स्क्वायर का मतलब क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जो ये पड़ा ऊपर देखें, और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा आपका q। पर इवेल्युएट किस पे करेंगे हम, 0 पे जब इवेल्युएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो वो बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन बन जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे चलें तो एक ये वाली चीज़ हमारे बहुत काम की आने वाली है, देखें इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान से देखें आप, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि ये जो है p की जो वैल्यू है ये बन रही है आपकी यहाँ पर ऊपर dy बाई डी एक्स एट 0 और q की वैल्यू बन रही है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 0 यहाँ मूल बिंदु पर निकालना हो तो इस तरीके। फिर एक दूसरा मेथड आता है मूल बिंदु पर वक्रता निकालने के लिए, उसको बोलते हैं न्यूटन की विधि, न्यूटन्स मेथड। तो न्यूटन्स मेथड क्या कहता है साहब, यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता हो और x अक्ष मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो, एक तो वक्र का जरूरी है कि वो मूल बिंदु से गुजरे, मान लो ये वाला कर्व मूल बिंदु से गुजर रहा है और x अक्ष मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, रो की वैल्यू जो होती है, वक्रता त्रिज्या की जो वैल्यू होती है इस एक्सप्रेशन से दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ें, कैसे इसको प्रतिपादित कराए सूत्र को। यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष हो तो मूल बिंदु पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, अर्थात p बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले चीज़ तो हमने ये निकाल के रख ली। दूसरा क्या कह रहा है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम आपको सबको ध्यान होगी, छोटी क्लास में अपन इससे विस्तार करते हुए आए हैं। मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो होती है y इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 प्लस सो ऑन, ये होती है। अब इसमें साहब आप क्या करेंगे, y तो ऐसा कैसा रख लेंगे इस एक्सप्रेशन में, उसके बाद f एट 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पर, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरता है तो 0 आएगी, ये होगी बात। x ऐसे रख लिया x, और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, ये रही एफ डैश 0 आ गई, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ये रह गया, और एफ डबल डैश वैल्यू निकालें किस पॉइंट पे, 0 पे, तो ये आप जानते हैं कि क्यू होती है। यानी
फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब निकाली जाती है तो वो क्यों बनती है 0.0 पे। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ एक्सप्रेशन रह गया था, वो बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है ये वाला रह गया। इधर 2 को ऊपर ले गए तो 2y बन गया, एक्स स्क्वायर को नीचे उतार दिया, q आ गया, और x के कुछ पद जो आगे फॉलो करेंगे वो। इस एक्सप्रेशन को सिर्फ जमाया है इस फॉर्म में, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए, 2y बन गया ये ऊपर, इस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आइए, एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, q यहीं बचा रह गया, और आगे प्लस सो ऑन लिखा है ना, तो ये सारे क्या हो गए, x के पद हो गए। अब हमने आगे क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तथा y टेंडिंग टू 0 लिए। तो इस साइड में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रही तो ऐसे ही रह गया, और जब यहाँ y टेंडिंग टू 0 ये वाला लिया तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दोनों जगह लिया ना, तो ये हो गया एक्सटेंडिंग टू 0 q प्लस एक्स के पद, तो x के पद में तो 0 रख देंगे तो 0 हो जाएंगे, तो बच्चा क्या रह जाएगा, q। और ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसा कैसा रह जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ ला करके अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं इसको। अब रो की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ये। अब p क्या है, p 0 है हमारा, तो ये क्या बचा रह गया, 1 अपॉन क्यू। तो ये 1 अपॉन क्यू ये रहा, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो आ गई वैल्यू। तो ये जो दोनों q की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर जो मिली, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, q को एलिमेंट कर दिया, यानी कि रो की वैल्यू आ गई। तो रो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाय 2y। तो इससे क्या आ गया, मूल बिंदु पर जहां की x अक्ष एक स्पर्श रेखा है, रो की वैल्यू आ जाती है साहब आपकी कौन सी, ये वाली आ जाती है। और फिर इसी तरीके से एक और चीज अपन सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि मूल बिंदु पर y अक्ष अगर स्पर्श रेखा हो तब रो की वैल्यू आती है ये। तो इन दो फॉर्मूले में आप ध्यान दें क्या फर्क हुआ, इसमें ये फर्क हुआ, एक तो लिमिट का फर्क हो गया दोनों जगह, ऊपर y टेंडिंग टू 0 है, नीचे x टेंडिंग टू 0 है, जहां x था वहां y है, जहां y था वहां x है, सिर्फ ये चेंज हुआ। तो अगर x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो वहां पर वक्रता त्रिज्या निकलेगी इससे, और जहां y अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है किसी कर्व की तो वहां मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकलेगी वो ये। तो दो एक्सप्रेशन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये हम क्वेश्चंस करते समय काम में लेंगे ये, ठीक है। तो एक चीज हो गई अपनी ये। अब पोलर इक्वेशन में, ध्रुवीय समीकरण में, यदि वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में r बराबर एफ थीटा हो तो मूल बिंदु पर इस पर वो वक्रता त्रिज्या कैसे दी जाती है, इसको अपन जो है अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।